हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आपने देखा हो कोई रिएक्शन है, किसी रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है ये खत्म होकर प्रोडक्ट में बदल जाता है। किसी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या जिस रेट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसी का जो रेट है इसे ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जिस रेट से ये रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या जिस रेट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसी का ये जो रेट है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, अब देखिए जो रिएक्टेंट है ये क्या है, प्रोडक्ट में खत्म हो रहा है। ठीक, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी रिएक्टेंट की वैल्यू घट रही है धीरे धीरे, इसलिए इसका जो रेट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो रिएक्टेंट का आपको जब भी रेट लिखना होगा वहाँ माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है खत्म हो रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए रिएक्टेंट का रेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ओके, तो देखिए हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यदि रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। क्या होगा, रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, रिएक्टेंट के लिए हमको लिखना है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। जब हमको प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, माइनस। ओके, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा यहाँ पे माइनस लगाना होगा क्योंकि रेट माइनस में आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, घट रहा है। ओके, अब देखिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी एंड डी, जहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये सब क्या है, स्टैक्योमेट्रिक है। ओके, अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टैक्योमेट्रिक होता है ये अपॉन में आ जाता है। ठीक, तो सभी का जो स्टैक्योमेट्रिक होगा अपॉन में आ जाएगा। यदि आपको रिएक्टिंग का रेट लिखना होगा तो वो भी माइनस लगेगा रिएक्टिंग के लिए, प्रोडक्ट के रेट में पॉजिटिव आएगा। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए, ये जो रेट इनका लिखना है ये इक्वेशन का, तो इनके जो स्टैक्योमेट्रिक उसको अपॉन कर दिया जाता है। ठीक, 1/, कर दिया जाता है 1/, स्टैक्योमेट्रिक। ठीक, और इनके जो रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस लगेगा, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, प्लस। अब बात करें सभी का जो रेट आएगा आपस में इक्वल आएगा। ओके, तो जो रेट इसका होगा वही रेट इसका, वही रेट इसका, वही रेट इसका, वही रेट से ये सभी घट रहे हैं। ये जिस रेट से ए घट रहा है या बी घट रहा है उसी रेट से सी और डी बन रहे हैं। ओके, तो आपका वही रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, माइनस 1/a अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt लिखेंगे। बी के लिए लिखना होगा तो 1/b अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt लिखेंगे, और इसमें भी माइनस होगा क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सी के लिए लिखना है तो 1/c और कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt लिखेंगे, वो भी इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, डी के लिए लिखना होगा तो 1/d और कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt होगा, वो भी पॉजिटिव में होगा। ओके, तो इस तरह लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और सभी का रेट देखिए आपस में इक्वल होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी का रेट आपस में इक्वल होगा। ठीक, देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2, इसमें क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, मतलब 2NH3 बना रहा है। ओके, तो हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, तो देखिए जो N2 है इसमें क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कुछ नहीं, 1 है। ठीक, तो 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या है, रिएक्टेंट है इसलिए क्या माइनस dN2/dt हो जाएगा। ठीक, इक्वल, इसके लिए हाइड्रोजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना है, वो 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 और dH2/dt हो जाएगा। इसके लिए अमोनिया लिखना होगा, इसका स्टैक्योमेट्रिक कितना है, 1/2 dNH2/dt हो जाएगा। ओके, तो ये होगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, इसमें देख लीजिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोला, जो 1/3 है dH2 दिया है, इक्वल कितना दिया, माइनस यहाँ पे कर दिया, माइनस 1/2 dNH2/dt कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ठीक, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होता। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, यहाँ पे बस माइनस कर दिया है। दूसरा देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस dN2/dt है इक्वल टू, यहाँ पे 1/f क्यों होना चाहिए, देखिए इन दोनों में रिलेशन दिया है, माइनस dN2/dt है इक्वल 1/2 होना चाहिए, dNH3/dt होना चाहिए। ठीक, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए ऑप्शन जो सी है यहाँ देखिए एकदम सही क्लियर दिया है, dN2/dt है वो इक्वल कितना दिया है, 1/2 dNH2/dt, ऑप्शन सी जो है मैं करेक्ट है। ओके, तो ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। देखिए नीट 2010 का क्वेश्चन है, क्या है, फॉर द रिएक्शन, क्या है, N2O5 जो है 2NO2 और प्लस हाफ O2 बना रहा है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज 6.25 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है। ओके, तो देखिए कोई रिएक्शन, इसमें जो हमें बोला N2O5 का जो डिसअपियरेंस है, मतलब इसका रेट है, जिस रेट से घट रहा है N2O5 वो क्या है, 6.25 × 10⁻³ दिया है। ठीक, मैं यानी dN2/dt की वैल्यू हमको दे दिया है। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2NO2, हमको NO2 का फॉर्मेशन पूछा है, NO2 का फॉर्मेशन पूछा है रिस्पेक्टिवली।
तो NO2 और NO2 और O2 का फॉर्मेशन क्या है वही हमसे पूछा उनकी वैल्यू। ओके, और हमको N2O5 के डिसअपेरेंस की वैल्यू दे दी है, मतलब DN2O5/dt की वैल्यू दे दी है। ओके, देखिए हमारा इक्वेशन यही है, N2O5 क्या है 2NO2 और प्लस हाफ O2 बना रहा है। ठीक, इसका रेट हमको लिखना होगा तो कैसे करेंगे, माइनस DNO2/dt लिख देंगे, DN2O5/dt इक्वल हो जाएगा, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है दोनों, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 1/2 DNO2/dt और प्लस मतलब ये भी क्या इक्वल हो जाएगा 2। देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑलरेडी 1/2 है, इसलिए ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 DO2/dt हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमको इसका दे दिया है DN2O5/dt की वैल्यू हमको दे दिया है, हमसे DNO2/dt की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो DNO2/dt की हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ से देख सकते हैं तो 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम DN2O5/dt हो जाएगा, 2 टाइम DN2O5/dt एंड 2 इंटू N2O5 की वैल्यू कितना है हमारा 6.25 × 10⁻³ बोला है। ठीक, तो बस 2 इंटू 6.65 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई बस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻² आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए हमको लिखना है, तो ऑक्सीजन के लिए लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं, जो N2O5 है उसमें 1/2 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये जो 2 है इसमें नीचे चला जाएगा, तो DO2/dt हमको निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 3.25 × 10⁻³ आ जाएगा। ओके, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस यहाँ वैल्यू आपको रखना है, तो जिसका रेट हमें दिया है बस वो हमें पता होना चाहिए, बाकी अब स्टोइकियोमेट्रिक से आप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो रेट लॉ क्या कहता है, तो रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के पावर n, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के पावर n। ओके, तो अब यदि ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे k आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक नया फॉर्मूला को फिर से बन के आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k रिएक्टेंट पावर n हो जाएगा। तो इसके पहले हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल हमने जो पढ़ा था। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा k रिएक्टेंट के पावर n, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, जहाँ k क्या है रेट कांस्टेंट है, जहाँ k क्या है रेट कांस्टेंट है और n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा k रिएक्टेंट पावर n, जहाँ k क्या है रेट कांस्टेंट है, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक, तो अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग आती है। ठीक, तो अलग अलग रिएक्शन पे उसके रिएक्टेंट पे अलग अलग डिपेंड करता है, तो यहाँ n की वैल्यू कुछ अलग अलग हो जाती है। ओके, तो ऑर्डर रिएक्शन को इस टर्म में भी हम बोल सकते हैं, ऑर्डर रिएक्शन को इस टर्म में भी क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट के पावर जितने भी हैं उसका सम, यानी बोल सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट की पावर में जितने भी टर्म है उसी का क्या होता है सम होता है, उसे क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब देखिए जो ये है इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये क्या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो सकता है, मे भी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, मे भी निगेटिव, मे भी फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, और ये कैसा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि किसका रेट कितना होगा। ओके, सॉरी मतलब किसका ऑर्डर कितना होगा हम नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसलिए अलग अलग रेट के लिए अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आएगी। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, तो यदि यूनिट ऑफ के की बात करें तो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ रिएक्टेंट पावर n हो जाएगा। ठीक, यानी n पे ये डिपेंड करेगा, जिसका ऑर्डर जितना होगा उसी पे डिपेंड करेगा k का यूनिट। तो आप सिंपल से याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ जो k होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर पावर n-1 और सेकेंड की पावर -1 होगा। ओके, आपको याद करना है यूनिट ऑफ k क्या होता है, मोल पर लीटर पावर n और सेकेंड इनवर्स, ये हमेशा फिक्स है। ठीक, यहाँ n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, यदि ऑर्डर 1 है 0 तो यहाँ पे वैल्यू बस लिखना है आपको। ठीक, जैसे हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी n की वैल्यू 0 है तब, अब देखिए इस टर्म में यदि n की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल बाय लीटर या मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स भी लिख देंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट की वैल्यू रेट कांस्टेंट यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ओके,
तो ये आपको यूनिट भी याद करना है साथ में। अब देखिए नीट 2012 का क्वेश्चन है, क्या है, इन अ रिएक्शन ए प्लस बी क्या है प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक। तो अब देखिए इसमें आप देखिए ये क्या है, ए प्लस बी जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इसके लिए हमको रेट लॉ लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ क्या हो जाएगा, इन दोनों के रिएक्टेंट है। अब देखिए ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं, रिएक्टेंट पे पावर क्या लिखें, ठीक, इनका ऑर्डर क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन बोलेगा उससे हमें पता चलेगा, ठीक। तो रेट लॉ हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए के पावर हम मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं इसका ऑर्डर क्या है, ए के ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, हमें पता नहीं है, ठीक। तो ए के पावर एक्स मान लेते हैं, बी के पावर वाई मान लेते हैं, ओके, क्योंकि इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है ऑर्डर। फिर क्या बोला है, यदि रेट इज डबल, यदि हम रेट को क्या किए, डबल किए, ठीक, रेट को डबल किया गया, तो क्या बोला है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, जब हमने रेट को डबल किया तो कंसंट्रेशन जो बी है वो भी डबल हो गया, ओके। तो इसको हमने डबल किया रेट को, तो ये जो बी का कंसंट्रेशन वो भी डबल हो गया, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर को हमको कंपेयर किया जाता है, आपको ये करना आता ही होगा। तो इसके पावर देखिए 2 के पावर 1 है, इसके 2 के पावर क्या है, वाई है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि एंड द रेट इंक्रीज द फैक्टर ऑफ 8, तो हमने रेट को क्या कर दिया, 8 टाइम इंक्रीज कर दिया, रेट को क्या कर दिया 8 टाइम, ठीक। तो फिर क्या बोला, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल, तो बोला दोनों का रिएक्टेंट यानी दोनों रिएक्टेंट ए और बी दोनों क्या हो जाए, डबल हो जा रहे हैं। जब हमने क्या किया, रेट को 8 टाइम किया तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, ओके। तो देखिए ये है 8 और देखिए के, और इसको देखिए ए को भी हमने क्या किया, 2 टाइम किया, और बी को भी हमने क्या किया, 2 टाइम किया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर वाई, ठीक। लेकिन वाई की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या हो गया, 1 आ गया, तो 2 के पावर 1 भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये 2 है, 2 के पावर 1 या इसको 2 भी बोल सकते हैं। 2 से ये 4 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर क्या आ जाएगा, के 2 के पावर एक्स आ जाएगा, ओके। अब देखिए जो 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी कि जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो पावर यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पावर को कंपेयर करेंगे यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और वाई की वैल्यू हमने निकाला 1, ओके। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा क्या है, ये दोनों की वैल्यू निकल गई, ठीक। व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी आर डबल द रेट लॉ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो हम रेट लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा है, रेट लॉ कैसे हो जाएगा। तो बस रेट बराबर क्या होता है, के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई होता है, बस वहाँ लिख दीजिए कि रेट बराबर के ए के पावर कितना आ गया, 2 आ गया, और मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, और वाई की वैल्यू कितना आ गई, 1, तो बी के पावर 1 हो गया, ओके। ए के पावर ए का स्क्वायर हो गया और बी का 1 हो गया, ओके। आंसर कौन सा होगा, डी, रेट बराबर के ए का स्क्वायर बी के पावर 1, ठीक। देखिए 2013 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, तो हमें क्या बोला है, जो ऑर्डर ए का है वो क्या बोल रहा है, 2 है, और द ऑर्डर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3 बोला है, ठीक। तो हमें बोल दिया ऑर्डर जो ए का है बोल दिया 2, ठीक, और बी का हमें ऑर्डर कितना बोल दिया है, 3 बोला है, ओके। तो हमको रेट लॉ लिखना होगा, तो रेट बराबर क्या होगा, कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 2, तो ए का स्क्वायर, और बी का ऑर्डर कितना है 3, इसलिए बी का क्यूब हो जाएगा, ओके। पर हमसे पूछ क्या रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, हमसे बोला कंसंट्रेशन जो ए और बी दोनों को हमने क्या किया, डबल कर दिया, ठीक। द रेट विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ, द रेट कितना इंक्रीज होगा, तो हमको ऑर्डर पता ही है, हमने ए को बी क्या कर दिया 2 टाइम, और बी को भी क्या कर दिया 2 टाइम, तो ए का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी क्या है 2, 2 का क्यूब, ओके। यानी देखिए 2 2 हो गया 4, ये हो गया 2 का क्यूब यानी हो गया 8, यानी कितना रेट कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 32 टाइम इंक्रीज हो गया, ओके। 8 4 या कितना होता है 32, रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा 32, आंसर क्या होगा सी, ठीक। तो रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा 32 टाइम, ओके। देखिए नीट 2010 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी सी प्लस डी फॉलोइंग रिजल्टेड आर ऑब्टेन, तो कौन सा रिजल्टेंट ऑब्टेन होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो देखिए आपको ये बॉक्स बना के दे दिया है, 2010 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें देखिए ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है, ये रेट दे दिया है, ठीक। तो कैसे कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रही है, उससे क्या हो रहा है, रेट कैसे चेंज हो रहा है, ये हमको दिखा रहा है इस वाले मतलब बॉक्स में, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके एनसीईआरटी में भी, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, क्या है, देखिए जिसका जो है, तो किसी में एक में क्या होगा, 2 लोग क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो ऐसे 4 वैल्यू दिया है, किसी एक की वैल्यू क्या होगी, किसी 2 की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक। किसी एक के लिए मतलब ए का कंसंट्रेशन देखेंगे, इसमें 2 की वैल्यू कांस्टेंट देगी, ठीक। तो इससे हम क्या कहते हैं, बी का हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो देखिए जो ए है इसमें क्या है, ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी 3 सेकेंड और थर्ड की बात करें तो इसमें इनका जो है कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो यानी इससे तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो यानी एक ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें एक ऐसा देगा जरूर, इसमें क्या होगा, एक का कांस्टेंट रखेगा वो, ठीक। ऐसे ग्राफ में आपको मिलेगा, ऐसे जो बॉक्स होंगे उसमें ऐसे दिखेंगे, एक का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए ये जो है, ये इसकी क्या है, जो ए का कंसंट्रेशन इसमें क्या है, ये जो थर्ड और फोर्थ के लिए क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, बी का कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ में एक वैल्यू कांस्टेंट, इससे मतलब नहीं है। इसे जो इसमें देख सकते हैं जो बी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो बी का कंसंट्रेशन है कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं 0.2 से 0.4 हो गया, यानी 2 टाइम हो गया बी का कंसंट्रेशन। ठीक, बी का कंसंट्रेशन हो गया 2 टाइम, 2 टाइम। और देखिए यहाँ पे जो रेट है ये कितने टाइम इंक्रीज हो गया, देखिए 7.2 10⁻2 है, तो रेट कितना टाइम इंक्रीज हो गया आपका, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं 7 हो जाए 7 4 28 होता है, यानी कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक, यहाँ देख सकते हैं जो रेट है, जो बी का कंसंट्रेशन है 2 टाइम इंक्रीज करने पे, जो यानी बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम करने पर रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, यानी बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी का क्या होगा, जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 2 होना चाहिए, बी का ऑर्डर 2 होना चाहिए, तभी क्या होगा जो है, तभी देखिए इसके कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम करेंगे, तभी क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 4 टाइम होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा तभी। क्योंकि यदि आप बी का यदि 2 टाइम करेंगे तभी जो होगा रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम होगा। यहाँ से देख सकते हैं बी को आप 2 टाइम करेंगे तभी क्या होगा, रेट 4 टाइम होगा। ओके, यानी जो बी का ऑर्डर है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए, मतलब बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2। अब बात करते हैं ए का ऑर्डर निकालने का। ए का ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए जो ए है, ए में इसमें क्या है, बी वाला के देखते हैं कौन कांस्टेंट है, तो बी वाले देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है इन दोनों की, बी वाले में। ठीक, इन दोनों हम कंपेयर करेंगे तो देखिए जो है रेट कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, कंसंट्रेशन ए का कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। पहले और चौथे में आप देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन ए का है कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, यानी अब इस दोनों में देखते हैं पहले और फोर्थ में रेट कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, पहले और फोर्थ में। तो पहले और फोर्थ में जो रेट है ये भी कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो देखिए पहले और फोर्थ वाले में ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है और रेट भी क्या हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इससे हम बात कर सकते हैं कि एक पे ए का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए जितना टाइम ये इंक्रीज हो रहा है उतना टाइम क्या हो रहा है, रेट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले और चौथे में आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, ए के पावर 1 हो जाएगा और बी के का स्क्वायर होगा, ऐसे ही हमारा कुछ आंसर आएगा। ओके, तो देखिए हमारा ये 4 ऑप्शन है, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, ए के पावर 1 है और बी का स्क्वायर है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके, तो ऐसे आपके टेस्ट में नीट के भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, नीट में भी बहुत क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसके लिए ऑर्डर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, उसमें कई स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन कई स्टेप में पूरा होता है। तो जो इसमें स्लो स्टेप होगा, जो इसमें लिखा होगा कि स्लो स्टेप है, तो जो स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट को डिटरमाइन करता है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है, उसे हम RDS भी बोलते हैं। ओके, तो रेट लॉ जो लिखेंगे हम स्लो स्टेप वाले का ही लिखेंगे। ठीक, तो यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो उससे हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप होगा वही क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए रेट लॉ इसी के लिए हम लिखते हैं। तो स्लो स्टेप के लिए हम रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा कि स्लो स्टेप का कंसंट्रेशन पावर n हो जाएगा। ठीक, रेट लॉ यही हो जाएगा, तो हमेशा स्लो स्टेप का कंसंट्रेशन लेंगे। ओके, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2017 क्वेश्चन है, केवल एक ही बार क्वेश्चन अब तक आया है इस पर, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो कोई मैकेनिज्म है हाइपोथेटिकल रिएक्शन का, हमको दिखाया है। ठीक, जिसमें क्या है, x2 + y2 क्या है, 2xy बना रहा है, इज अ गिवन बिलो। ठीक, इसका मैकेनिज्म है दिया है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्या है, x + x क्या है, फर्स्ट है। ठीक, दूसरा क्या है, x + y2 क्या बना रहा है, xy बना रहा है, प्लस y बना रहा है, और ये क्या है, स्लो। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया ये स्लो है। ठीक, और जो थर्ड वाला इसमें क्या है, x + y, ये क्या बना रहा है, xy बना रहा है, और ये कैसा है, फास्ट। अब देखिए जो इसमें जो दूसरा वाला मैकेनिज्म है, यही हमें क्या है, ये कैसा है, स्लो है। दूसरा वाला मैकेनिज्म ही क्या है, स्लो है, यानी यही जो है यही रेट को डिटरमाइन करेगा। ओके, यानी रेट लॉ लिखना होगा तो हमको यही देगा, रेट लॉ कौन देगा, यही देगा। ठीक, तो इसी के लिए हम रेट लॉ लिखेंगे। स्लो स्टेप कौन है, यही वाला है। ठीक, तो रेट लॉ हमको लिख देंगे, रेट बराबर क्या के, ये क्या है, रेट बराबर क्या होता है, रिएक्टेंट के पावर n होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है, x है। ठीक, ऐसे स्टैक्योमेट्रिक कुछ नहीं है तो 1 है, तो x हो गया, और ये क्या है, y2 है। ठीक, इसका भी स्टैक्योमेट्रिक कुछ नहीं है तो y2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो हमारा मेन रिएक्शन है, हमारा मेन रिएक्शन तो ये है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, मैकेनिज्म है उसका। जो मेन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, x नहीं है, x2 है। इसमें रिएक्टेंट क्या है, इसमें तो देखिए x है ना मैकेनिज्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है, x2 है। इसको हम x2 के टर्म में लिखेंगे, इसको x2 के टर्म में हम लाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेन रिएक्शन क्या है, x2 है, इसलिए हम x2 के टर्म में इसको बदलेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा रेट लॉ तो यही हो गया, क्योंकि स्लो स्टेप ही हमें रेट लॉ बताएगा। रेट लॉ क्या कि x और क्या होगा, y2 हो जाएगा। ठीक, इससे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन रिएक्शन है, ये तो हमारा मैकेनिज्म है। ठीक, हमारा मेन रिएक्शन में हमारा क्या है, कंसंट्रेशन किसका है, x2 है। ओके, x नहीं है, x2 है, इसीलिए हमको बदलना होगा इसको।
इसलिए हमको x को बदलना होगा x2 के फॉर्म में। ओके, अब देखिए x2 जो है इन तीनों में से केवल इसी वाले में x2 है, ठीक, तो इसी से हम ला सकते हैं, x से x2 में ला सकते हैं इसी वाले से, ठीक। तो आपको पता होगा के इक्विलिब्रियम आपको लिखना आता होगा, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, सॉरी मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में हमने पढ़ा होगा। के इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट सॉरी मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या इसको फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम हमको लिखना होगा, के इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड क्या हो गया, यानी x और x हो गया, इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x और x को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या बैकवर्ड बोल सकते हैं इसको, बैकवर्ड कितना है, x2 है, ठीक। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, x के जगह पे हमको क्या रखना है, x2 के फॉर्म में रखना है, x के जगह। अब देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो एक स्टेप मुझे यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो देखिए जो x2 है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालना ही है, क्योंकि यहाँ पे इसको हटा के ये लिखना है, x2 के फॉर्म में रखना है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x के बराबर क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम पावर 1/2 और x2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं x के जगह पे। ओके, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम पावर 1/2 और x2 पावर 1/2 आ जाएगा। ओके, बस अब यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए सीधे सीधे, तो हमारा रेट बराबर क्या हो जाएगा, के और एक के इक्विलिब्रियम के पावर 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x2 के पावर 1/2, और ये तो y2 है ही हमारा। ओके, ये हमारा y2 यहाँ पे है ही। ओके, अब हमारा देखिए, अब यहाँ पे हमको ऑर्डर हमसे पूछा है, ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। अब देखिए ये सब क्या है, कांस्टेंट, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, के इक्विलिब्रियम और जो के है रेट कांस्टेंट, ये दोनों सब क्या है, कांस्टेंट है, हमको इसी से मतलब है, हमको ऑर्डर हमें निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेट रिएक्टेंट के जितने भी पावर होते हैं उसे का सम जो होता है वही क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। रिएक्टिंग पावर कितना है, 1/2 है, इसके पावर कितना है, 1 है, तो 1/2 + 1 कितना हो गया, ऑर्डर 3। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, सी, सॉरी मतलब 3/2 मतलब 1/5, मैं यहाँ पे 3/2 लिखना भूल गया था, यही 1.5 आएगा, आंसर क्या होगा, सी। ओके, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कई मतलब स्टेप में आपको करके देखना होगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो स्लो स्टेप होगा यही हमको रेट बताएगा, जो स्लोप होगा यही आपको रेट लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको एक्स की जगह पे जो मेन फॉर्मूला है वही हमको लिखना होगा, ये तो मैकेनिज्म में एक्स, हमको मेन जो रिएक्शन है वही हमको देखना होगा, यानी इसको हम जो मेन रिएक्शन उसको उसी फॉर्म में इसको बदलेंगे, उस फॉर्म में बदलने के लिए हमको ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा, ठीक। तो ये वाला इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे के इक्विलिब्रियम ला के, तो आपका लगभग ऐसे ही आ जाएगा। ओके, इसको स्टॉप करके एक बार फिर से कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटीज क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटीज है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज विच अंडरगोज कोलाइज टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं जो क्या है कोलाइड कर रहे हैं आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, सॉरी मतलब मॉलिक्यूलरिटीज कहते हैं, ठीक। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटीज कहते हैं। तो आप सिंपल से ऐसे ही बोल सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बना रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटीज कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटीज बराबर क्या करना है, आपको जितने भी रिएक्टेंट है उसको ऐड कर देना है, ठीक। जबकि हम ऑर्डर कैसे निकालते थे, ऑर्डर क्या करते थे, उसके पावर में जो होता था उसको ऐड करते थे, रेट लॉ के पावर में जो होता था उसको ऐड करते थे। जबकि मॉलिक्यूलरिटीज में क्या है कि जो रिएक्टेंट है वही उसको जितने भी रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट है उसको ऐड कर दीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटीज दे देगा। ओके, यहाँ पे लाइट कट चुका है इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा पढ़ाने में, ठंडी के मौसम में बारिश भी हो रही है इसीलिए लाइट लग रहा है चला गया है, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए जो आपका ऑर्डर होता था वो क्या होता था, निगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा ये है। ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ हो सकता है, निगेटिव भी होता था, जीरो भी आता था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा होगा, सब होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूलरिटीज है कभी जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटीज जो है कैन नेवर बी जीरो, ना ही निगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटीज जो है नहीं जीरो हो सकता है, ना ही निगेटिव हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। जबकि जो ऑर्डर है वो सब हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता था ऑर्डर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखे रहिए, ठीक। अब बात करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटीज डिपेंड ऑन फॉर ईच स्टेप। तो देखिए जो मॉलिक्यूलरिटीज है सब स्टेप, यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटीज है वो हर स्टेप के लिए डिपेंड होगी, हर स्टेप जितने भी स्टेप है सभी के लिए अलग अलग होगी, ठीक। जबकि जो ऑर्डर होती थी वो क्या होती थी, जो स्लो स्टेप है उसी पे ही ऑर्डर डिपेंड करता था। जबकि मॉलिक्यूलरिटीज क्या है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें क्या है, मॉलिक्यूलरिटीज क्या डिपेंड करता है हर स्टेप पे, सभी स्टेप पे डिपेंड करेगा वो, ठीक। हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटीज आएगी। ओके, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, ऑर्डर में क्या होता था कि जो स्लो स्टेप होता था वही रेट को डिटरमाइन करता था और उसी से हमारा ऑर्डर निकल के आता था, ठीक। अब देखिए जो हमारे सिलेबस में हमको दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं, एक है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ठीक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक।
अब देखिए कोई एक रिएक्शन है, ये क्या है, ए है जो क्या है बी में बदल रहा है, ठीक। इसके लिए हमको रेट लॉ लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ क्या होगा कि ए की पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 0 है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ए के पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए किसी की पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ओके। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हम सीधे से लिख सकते हैं रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। अब बात करते हैं ग्राफ बना लेते हैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच। तो देखिए जो रेट है उसके कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट क्या है कंसंट्रेशन के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा, मतलब कि कांस्टेंट वाला ग्राफ आएगा, ओके। रेट और कंसंट्रेशन के बीच कैसा ग्राफ आएगा, कांस्टेंट वाला ग्राफ आएगा, ठीक। अब कितना भी कंसंट्रेशन रहे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। अब देखिए हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt या dA/dt, यहाँ a इसलिए हम a भी लिख सकते हैं, dA/dt बराबर k भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ हमारा x बराबर क्या लिख सकते हैं, kt भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये वाला सिंपल से याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जो, अब देखिए ए के कंसंट्रेशन को हमको लिखना है, यहाँ x बोलिए चाहे a बोलिए, तो ए के कंसंट्रेशन लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल भी लिख सकते हैं। और ऑलरेडी ये क्या है रिएक्टेंट है, इसलिए क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यहाँ पे मैंने बोला था माइनस होगा, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसको सीधे से हम इसकी कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल या ए इनिशियल माइनस ए फाइनल भी लिख सकते हैं। ए इनिशियल माइनस ए फाइनल बराबर क्या हो जाएगा के टी लिख सकते हैं, ओके। तो एक बार फिर से देख लीजिए dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक। ए इनिशियल माइनस ए फाइनल बराबर क्या लिख सकते हैं, के टी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो अभी हमने आपको दिखाया ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ए टी को हम इधर लिख सकते हैं, ए टी को इधर भेजेंगे तो ए टी बराबर क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं। अब इसी के बीच हमको ग्राफ पूछता है, ए टी और टाइम के बीच का ग्राफ पूछता है, ए टी और टाइम के बीच का ग्राफ यदि देखेंगे तो ए टी बराबर क्या आएगा, ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया एम एक्स और ये क्या हो गया सी हो गया, ठीक। तो वाई बराबर एम एक्स सी वाला ग्राफ बनेगा, ठीक। यहाँ जो स्लोप होगा क्या आएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं स्लोप कैसा होगा, माइनस के, स्लोप क्या होगा माइनस के होगा, और इंटरसेक्ट क्या होगा ए नॉट होगा, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, यानी एक्स बराबर के टी हम लिख सकते हैं, ठीक। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी भी लिख सकते हैं। और इसको देखिए ए नॉट माइनस ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इतने वैल्यू क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम, जितने रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट जिस रेट से फॉर्म हो रहा है, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक। ए नॉट माइनस ए टी को बराबर क्या बोल सकते हैं, के टी, ठीक। जहाँ ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का है, ठीक। मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है टाइम टी के बाद कितना जो कंसंट्रेशन है उसे क्या बोलते हैं, ए टी बोलते हैं, ठीक। और जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट, ओके। अब बात करते हैं इनके बीच का ग्राफ देखें तो हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा, ए टी और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक। जहाँ इंटरसेक्ट आई क्यू क्या है, इंटरसेक्ट की बात करें तो क्या होगा, ए नॉट होगा और स्लोप क्या होगा माइनस के होगा, ठीक। तो ये वाला ग्राफ भी आपको रखना ही है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टाइम पे क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एट विच टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऐसा टाइम आए जब क्या हो कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो क्या हो जाए, आधा हो जाए। ऐसा टाइम आए जब क्या हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो ऐसा टाइम हो जब क्या हो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए, ओके। उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक। अब अभी हमने आपको देखा था ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, अभी हमने आपको पढ़ा था ना, ए नॉट माइनस ए टी बराबर क्या होता है, के टी, ठीक। तो जहाँ ए नॉट और बाद में ए टी कितना हो जाएगा, फाइनल जो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। जो बाद में क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, के और टी हम जो टाइम इस टाइम बोलेंगे उसको टी हाफ बोलेंगे, ठीक। जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए तो उस टाइम में टाइम हम क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे, ओके। अब देखिए ए में से ए नॉट में से ए नॉट बाई टू घटाएंगे तो ए नॉट बाई टू ही आएगा, ठीक। तो हमारा जो टाइम टी हाफ जो आएगा, टी हाफ या टी 50% भी इसको बोलते हैं, टी हाफ या टी 50% बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू के आ जाएगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट इसको याद रख लीजिए, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू के, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक। अब बात करते हैं टी हाफ, मतलब कि टी हाफ और ए नॉट के बीच कैसा ग्राफ आएगा। तो ए नॉट और टी के बीच हम ग्राफ देख लेते हैं, तो कैसा आएगा, ओरिजिन से कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। यहाँ से आप देख ही सकते हैं, ठीक। उनका स्लोप क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ए नॉट और टी के बीच का ग्राफ पूछा इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ओके। तो ये इसको भी याद रखिए, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2003 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो हमें बोला रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल, ऐसा कब होता है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल आता है।
ऐसा कब होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस को याद रखे रहिए। देखिए 2015 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस क्या है 0.6 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड है। तो रेट कांस्टेंट वैल्यू हमें दे दिया है। ओके, तो हमको रेट कांस्टेंट वैल्यू दे दिया 0.6 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड दिया है। ठीक, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m, तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए का बता दिया 5 m है। हमें ऐसे भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऐसे प्राइमरी कंसंट्रेशन में डिपेंड करता ही नहीं है रेट कांस्टेंट, इसके वो जो है इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। ठीक, या ऐसा भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये हमें ऐसे झूठा ही दे दिया है। ठीक, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 सेकेंड 20 मिनट इज, तो हमको बोला कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट, तो कंसंट्रेशन बी का क्या होगा? तो ए जो है बी में कन्वर्ट हो जाता है। हमको मेन बी का कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो हमसे पूछ क्या रहा है? बी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो देखिए यहाँ जो dx/dt है, जो यहाँ x है, ये क्या बता रहा है आपको? बी का ही कंसंट्रेशन बताता है, या ए में कितना चेंज है यही बताता है। ठीक, जो dx ये क्या बताता है यहाँ पे? बी का कंसंट्रेशन बताता है, या बताता है हमको कितना ए में चेंज है, कितना इसके ए के कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, कितना ए बी में बदला। ठीक, यही हमें बताता है। तो x क्या बताता है? कितना बी का कंसंट्रेशन, या इसको ये भी बोल सकते हैं x को, या यही बोल सकते हैं कितना ए में चेंज हुआ, दोनों बात एक ही है। ओके, तो देखिए जो dx/dt बराबर क्या लिख सकते हैं? के, और देखिए हमको इसकी वैल्यू पूछा है, यानी बी का कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछा ही है। ठीक, तो इसको x की वैल्यू यानी हमसे पूछ ही रहा है, x बराबर क्या लिख सकते हैं? KT लिख सकते हैं। ठीक, x बराबर के की वैल्यू हमें बोला कितना? 0.6 × 10⁻³ दिया है। ठीक, यानी रेट कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया है? 0.6 × 10⁻³ दिया है। ठीक, इनटू, अब देखिए ये कितना टाइम कितना दे दिया? 20 मिनट दिया है, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 इंटू और सेकेंड मतलब करने के लिए क्या कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 12। तो देखिए 2 0 से ये 2 यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ हो गया 12 और 12 यानी हो गया 72, यानी 0.72 आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या होगा? डी। इसको अभी स्टॉप करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये 2018 क्वेश्चन है। क्या है? व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल देन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हमने क्या किया? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्या कर दिया हमने? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक, तो हमें पूछा हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? 2a0/2t होता है। ठीक, हमें a0 को 2 टाइम किया तो हमारा टाइम टी हाफ भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा। ठीक, कि टी हाफ प्रपोर्शनल है a0 के, यहाँ से देख सकते हैं आप, टी हाफ पे प्रपोर्शनल है a0 के, तो यदि a0 को हमने 2 टाइम किया तो हमारा टी हाफ भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा। ऐसा क्या होगा? बी। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाए, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसके लिए रेट लॉ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? रेट बराबर क्या हो जाएगा? के ए के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 1 है, इसलिए क्या रेट लॉ लिखना होगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट बराबर के ए के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल भी लिख सकते हैं, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल भी लिख सकते हैं। ओके, ए को ये क्या हो जाएगा? dx/dt करके लिखेंगे। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू होगी, तो ln a0 माइनस ln at बराबर क्या आ जाएगा? kt आ जाएगा। ठीक, ln a0 माइनस ln at बराबर क्या आ जाएगा? kt। और इसको ln को भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा kt बराबर 2.303 log a0/80 हो जाएगा। तो kt बराबर 2.303 log a0/80, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो kt बराबर 2.303 log a0/80 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जहाँ a0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, at क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। ओके, मतलब at क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है कब? टाइम t के बाद, t टाइम के बाद का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ओके, at जो है। अब देखिए डिवाइड में है, ये डिवाइड में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए kt/2.303 log a0 क्या है? डिवाइड में, इसको यदि ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यदि आता होगा लॉग के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a0 माइनस log at भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या है? दोनों डिवाइड में, इसलिए जब इन दोनों को लॉग के फॉर्म में लिखना है दोनों को, तो क्या है? log a0 माइनस log at भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको इस फॉर्म में इसलिए याद कराया क्योंकि इसी फॉर्म से आपको ग्राफ पूछता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक, देखिए एक ग्राफ तो आपको इस फॉर्म में पूछेगा, एलन के फॉर्म में पूछ सकता है, एक ग्राफ आपको इस फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक, मतलब लॉग के फॉर्म में पूछ सकता है या एलन के फॉर्म में पूछ सकता है, दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है। यदि एलन के फॉर्म में पूछेगा तब यहाँ से देख सकते हो। ठीक, 80 मतलब ln 80 अपॉन टाइम के बीच का ग्राफ पूछ सकता है, या log 80 अपॉन टाइम के बीच का ग्राफ पूछ सकता है। दोनों का सेम ग्राफ आएगा, बस स्लोप में अंतर आएगा। ठीक, तो दोनों ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इनका इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्ट यदि एलन के फॉर्म में बात करें तो ln a0 हो जाएगा इसका इंटरसेक्ट, और इसका स्लोप जो होगा माइनस के होगा। ठीक, तो ln 80 और टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा? ठीक, ऐसा आएगा। ठीक, और इसका जो स्लोप आएगा क्या होगा? माइनस के होगा। और इंटरसेक्ट क्या होगा? ln a0 होगा, इंटरसेक्ट कैसा होगा? ln a0।
ठीक, अब बात करते हैं ये लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में भी यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो लॉग 80 बराबर क्या, लॉग 80 और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, वही डिक्रीजिंग वाला आएगा। ठीक, इनका इंटरसेक्ट क्या होगा, लॉग A0 हो जाएगा इनका इंटरसेक्ट, और स्लोप बस क्या हो जाएगा, -k/2.303 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे इसका k था, बस यहाँ पे -k/2.303 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से देख भी सकते हो। ओके, इसको अब यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, इंटरसेक्ट की बात करें तो ln A0 हो जाएगा इस ग्राफ के लिए, और इस ग्राफ का स्लोप की बात करें तो -k है। इस ग्राफ के बाद इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्ट और स्लोप दोनों इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कभी भी आपको। अब बात करते हैं इसका इंटरसेक्ट की बात करें तो log A0 होगा, और इसका स्लोप की बात करें तो -k/2.303 होगा। ओके, तो ये आपका NCERT ग्राफ है, आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब क्या हो ऐसा टाइम जब क्या हो कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए। ठीक, तो उसी में आप वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ पे, कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ वैल्यू यहाँ पे इसी का इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो यहाँ A0 की वैल्यू रखोगे, 80 की वैल्यू A0/2 रखोगे, तो आपका कुछ ये फॉर्म आएगा। ओके, तो आपका ये निकल के आएगा। तो टाइम टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693। तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, 0.693/k आ जाएगा। टी हाफ बराबर 0.693/k हो जाएगा। ठीक, जहाँ के क्या है, मतलब कि रेट कांस्टेंट है। ओके, इसी के ln के फॉर्म में बोल सकते हैं, तो ln2 बराबर ln2/k भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ln2/k भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.303 log ln को हम क्या लिख सकते हैं, ln को हटाएंगे तो 0.303 log 2/k भी लिख सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट इसी तीनों के फॉर्म में आपको याद करना है। टी हाफ बराबर 0.693/k, या टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ln2/k, या इसको 0.303 log 2/k, तीनों फॉर्म में आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है टी हाफ जो है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। टी हाफ जबकि आपने देखा होगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करता था, जबकि इसका टी हाफ इसके इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है टी हाफ। तो आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच का ग्राफ आपके NCERT में भी आपसे पूछता भी है, कंसंट्रेशन और टाइम टी हाफ के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा आएगा। ठीक, मतलब कैसा आएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, ये NCERT लाइन भी लिखता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। एक जो टी हाफ इसका है इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक, अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट 100%। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, फिर उसका आधा का खत्म होता रहता है, पर लेकिन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। इसको भी हम आपको दिखाते हैं कैसे, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसको खत्म होने पे इन्फिनाइट टाइम लग सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खत्म होते होते लेकिन अंत में इसका भी कम होता जाएगा, लेकिन बचा रहेगा। ठीक, मतलब इसको खत्म होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर भी कंप्लीट 100%। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। देखिए अभी हमने आपको बोला ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कभी 100% कंप्लीट नहीं होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कभी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा ही बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में इन्फिनाइट टाइम लग सकता है। ठीक, तो देखिए ये कोई क्या है, 100% है, कोई रिएक्टेंट है, वो क्या है 100 इसका कंसंट्रेशन है। ठीक, तो देखिए इसका जब फर्स्ट टी हाफ आएगा, मतलब पहला टी हाफ में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या है 100 कंसंट्रेशन का कोई रिएक्टेंट है, जब फर्स्ट टी हाफ होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी 50% जो रिएक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ही टी हाफ में क्या हो जाएगा, 50% रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा टी हाफ, यानी 50 का टी हाफ होगा। ठीक, मतलब जब दूसरा टी हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक, जो कंसंट्रेशन होगा इसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 75% जो है रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरे टी हाफ में क्या हो जाएगा, रिएक्शन कितना कंप्लीट हो जाएगा, 75% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी दो ही टी हाफ हुआ, लेकिन क्या होगा, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब कितना है, 25% कंसंट्रेशन है। अब इसका टी हाफ हुआ, मतलब तीसरा टी हाफ आया, तो क्या हुआ, यानी अब कंसंट्रेशन कितना बचा, 12.5 कंसंट्रेशन बचा। 12.5 कंसंट्रेशन बता, मतलब कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब देखिए पहले 50 था, 50 में 25 जोड़े 75 हो गया, 75 में 12.5 जोड़े मतलब कितना हो गया, 87.5 मतलब परसेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। ओके, तो मैं देखिए जो तीसरा टी हाफ है उसमें क्या हुआ, 75.5%, 87.5% क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो तीसरी कंसंट्रेशन में कितना कंप्लीट हो गया, 87.5। अब देखिए इसका आधा होगा, तो देखिए 12.5 का जब क्या है कंसंट्रेशन का जब टी हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, 6.25 कंसंट्रेशन बचेगा।
यानी रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, 93.75% रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए टी हाफ होगा, तो ऐसे क्या होगा, बस ऐसे चलता रहेगा टी हाफ, कभी क्या होगा, पूरा नहीं होगा, बस इसमें क्या होगा, अब वैल्यू क्या होगा, कम कम ऐड होती जाएगी। ओके, अब देखिए क्या है, 6.25 का टी हाफ होगा, मतलब क्या होगा 3.125 हो गया, यानी रिएक्शन कितना हो गया, 97 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो कंप्लीट हो गया, 97.7 कुछ हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस ये ऐसे रिएक्शन चलता रहेगा, बहुत इन्फिनाइट टाइम लग सकता है इसको खत्म होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये आपको टर्म आपको याद करना है कि मैं आपको याद कराऊंगा कि कितने टाइम में कितना टी हाफ हो रहा है, ठीक, मतलब कितने टी टाइम में कितने टी हाफ में कितना % रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मैं आपको ये याद कराऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जब दूसरा टी हाफ हुआ तो उस टाइम हमारा कितना कंप्लीट हो गया था, 75% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हमने आपको दिखाया, तो दूसरे टी हाफ में कितना कंप्लीट हुआ रिएक्शन, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तीसरे टी हाफ में कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 87.5 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 87.5% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चौथे टी हाफ में कितना % रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये तीनों फॉर्म में आपको पूछ सकता है, तो तीनों फॉर्म में आपको याद रखना है, तो आप सीधे वहाँ पे टिक मार के आ सकते हो यदि आपको ये फॉर्म पता है। तो दूसरे टी हाफ में कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तीसरे टी हाफ में कितना, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। चौथे टी हाफ में कितना हुआ, 93.75 कंप्लीट हुआ। तो इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए तीनों फॉर्म। ओके, अब देखिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप निकाल ही सकते हैं, वहाँ पे कोई समय तो लगेगा नहीं। तो आप सिंपल से याद कर लीजिए, T90% जो है, तो कई का कंपेयर करने को भी पूछता है, तो मैं आपको ऐसे से याद करा सकता हूँ, ठीक। तो ये भी आप याद कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं याद करना। तो T99% जो होगा वो 2 टाइम होगा T90% का, ठीक। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, T99% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना हुआ, कितना 2 टाइम लगा किसका, T90% रिएक्शन कंप्लीट होने का, ठीक। तो T90% रिएक्शन का क्या है, 2 टाइम है T99%। T99.9% क्या है, 3 टाइम है T90% का, ठीक। T99.99 जो है, जो टी हाफ है वो क्या है, 4 टाइम है T90% का। ओके, तो ये तीनों फॉर्म आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ पे निकाल भी सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, पर ये भी आप चाहें तो ये आपको लेकिन याद करना है तीनों फॉर्म। तो टी हाफ 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो क्या है, 2 टाइम है टी हाफ का, ठीक। 87.5% जो टाइम रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो क्या है, 3 टाइम है टी हाफ का, ठीक। और जो 93.75 जो टाइम लगा कंप्लीट होने रिएक्शन में वो क्या है, 4 टाइम है टी हाफ का। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना है, 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, मतलब के की वैल्यू दे दिया, कितना है 4.6 इंटू 10⁻³ दे दिया है, ठीक। रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी के की वैल्यू दे दिया है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज, तो कितना टाइम लगेगा 2 ग्राम से 0.2 ग्राम होने में रिएक्टेंट को। ओके, हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, 2.303/T log A0/80 होता है, ठीक। जहाँ A0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है और टी क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, या टाइम टी के बाद जो कंसंट्रेशन है उससे बोलते हैं 80। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं टी बराबर, हमको टी निकालना है, तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं टी बराबर 2.303/K, ठीक। तो के की वैल्यू कितना दिया है, 4.606 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। लॉग A0 की वैल्यू कितना है, इनिशियली कितना था 2 था, बाद में फाइनल कितना हो गया 0.2 हो गया, ठीक। इसको आप काटोगे तो 10 बार में आएगा, ठीक। तो लॉग टाइम की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303, और देखिए इसको हम ऊपर हो जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 10 का पावर +3 हो जाएगा। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा 4.606, अब इसको काटेंगे तो आपको 2 बार में जाएगा, ठीक। ऊपर हमारा क्या हो गया 1000/2 यानी हो गया हमारा 500 सेकेंड, इतना टाइम हमको लगेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए नी 2013 क्वेश्चन है, क्या है, एक रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 आवर, ठीक। एक रिएक्शन है जिसमें क्या है 50% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। एंड 75% कंप्लीट इन 4 आवर, ठीक। 75% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप सीधे मैंने आपको याद जो कराया, ठीक, आप उससे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया जो T75% जो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगता है, 2 टाइम होता है टी हाफ का। T75% जो रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, 2 टाइम होता है टी हाफ का। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो 50% 2 घंटे में हो रहा है, और जो है 75% जो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, यानी ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो T75% जो रिएक्शन होता है क्या होता है, 2 टाइम होता है टी हाफ का। तो आंसर क्या आंसर होगा ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा कौन सा होगा, ए, ठीक। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो T75% होता है कितना होता है, 2 टाइम टी हाफ का होता है। ओके,
तो देखिए 2015 क्वेश्चन है, क्या है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल इन अ रिएक्शन इज हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो हमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉरी मतलब क्या बोला है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल, जब हमने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया कोई रिएक्शन को, ठीक, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड, लेकिन उसका हाफ लाइफ जो टाइम है इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्डर हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे किस ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे। मैंने आपको यहाँ पे दिखा, आप यहाँ से देख भी सकते हो, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के होता है। जो टी हाफ होता है क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, यानी ऑर्डर कौन सा होगा, डी होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंसंट्रेशन के। ओके, देखिए नीट 2019 क्वेश्चन है, क्या है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। तो रेट कांस्टेंट क्या है, के है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक, एंड टाइम टी है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑफ 99% ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाई। तो इसमें क्या कितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। तो 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, वही हमसे पूछा है, टी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो मैं अभी आपको बताया था टी बराबर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए होता है, ठीक, मैंने आपको यही फॉर्म याद कराया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी बराबर क्या होता है 2.303, के की वैल्यू के ही बोला है ऑलरेडी, कोई मतलब नहीं है, लॉग। अब देखिए क्या है, इनिशियली कितना था 100% था, बाद में कितना हो गया 99% हो गया। तो इनिशियली कितना था 100% था, ठीक, बाद में क्या होगा 99% कंप्लीट हो गया, 99% क्या होगा कंप्लीट हो गया, मतलब कितना बचा 1% बचा, 99% कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 99 लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा 1, ठीक, ये 99% क्या होगा कंप्लीट हो गया। तो हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई 80 लिखते हैं, ठीक, ए नॉट वैल्यू क्या हो गया 100, और बाद में कितना हो गया 99% कंप्लीट हो गया, यानी कितना बचा 1 बचा, ठीक, तो ये हो गया 100/1 हो गया, ठीक। टी है क्या होता है 2.303 अपॉन के, और देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं। ओके, 100 क्यों log, मतलब 100 क्या लिख सकते हैं, log 100 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए 2 हो गया, फिर 4.606 बाई के आ जाएगा, ठीक, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.606 बाई के, ऑप्शन क्या आंसर होगी सी। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए टी हम क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई 80 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ किससे देता है, टाइम और के फॉर्म में नहीं पूछता है, हमेशा टी और टी हाफ के बीच का रिलेशन पूछता है, ठीक, टी और टी हाफ के बीच का रिलेशन पूछता है। तो सिंपल सा आप इसको याद कर लीजिए, टी, तो देखिए अब आपको पता होगा टी के बराबर क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ होता है, ठीक। बस यही के की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे आप के की वैल्यू रखोगे 0.693 अपॉन टी हाफ यहाँ पे रखोगे के की वैल्यू, तो आपको ये फॉर्म आएगा, इसको आपको याद करना है, ठीक। तो टी बराबर क्या होता है टी हाफ अपॉन 0.3 लॉग ए नॉट बाई 80। तो बहुत सिंपल से है, अब ये आप लगाओगे तो बहुत जल्दी होगा। तो पहले आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर आप ये यहाँ से के की वैल्यू रखोगे, तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से आपको के मिलेगा, तो फिर के से आप टी हाफ निकालोगे, तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपल ये याद करो, आपके जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। तो टी टाइम और टी हाफ के बीच का क्या रिलेशन होगा, बस यही रिलेशन है, टी बराबर टी हाफ अपॉन 0.3 लॉग ए नॉट बाई 80, ठीक। तो टी और टी हाफ के बीच का कैसा रिलेशन है एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको, टी बराबर क्या होता है टी हाफ अपॉन 0.3 लॉग ए नॉट बाई 80। ओके, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 2007 क्वेश्चन है, क्या है, ये न्यू 2007 का क्वेश्चन है, क्या है, इफ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सर नहीं दिख रहा होगा, देखिए 2007 क्वेश्चन है, क्या है, इफ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीट इन 60 मिनट, ठीक। तो हमें क्या है 60% क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 60 मिनट लग रहा है, ठीक। फिर क्या बोला है 50% ऑफ सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीट इन एक्सप्रॉक्सिमेटली। तो हमसे क्या बोला 50% मतलब सेम रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 60% लग रहा है 60 मिनट में, तो 50% बोला है कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ये 50% को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा है, 50% मतलब कंप्लीट होना मतलब क्या टी हाफ ही बोल रहा है, ठीक। तो अब मैंने आपको रिलेशन बताया था टी और टी हाफ के बीच का कैसा रिलेशन होता है, टी बराबर क्या होता है टी हाफ अपॉन 0.3 लॉग ए नॉट बाई 80। तो यहाँ देखिए टी भी हमको मिला है, ठीक, और टी हाफ की भी बता दिया है, मतलब हमको यहाँ टी दे दिया है टाइम, अब हमको टी हाफ हमसे पूछ रहा है, ठीक। इसीलिए हम चाहे तो ये वाला अपना इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। तो देखिए टी की वैल्यू कितना है, तो देखिए जो टी हमसे पूछा है टी की वैल्यू मतलब कितना है 60% है, ठीक, और टी हाफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ओके, अपॉन 0.3 लॉग। अब देखिए पहले इनिशियली कितना था 100 था, ठीक, बाद में कितना हो गया 60% कंप्लीट हो गया, मैंने मतलब बचा कितना 40% बचा, ठीक। इनिशियली कितना था 100% था, ठीक, अब बाद में क्या होगा 60% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना 40% बचा, ठीक। 1/40 लिख सकते हैं, मतलब 100/40 लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब इसको अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 60
और बराबर क्या हो जाएगा टी हाफ अपॉन 0.3 लॉग क्या हो log 10 माइनस log 4 इसको लिख सकते हैं, ठीक 10 माइनस 4 लिख सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 60 बराबर टी हाफ अपॉन 0.3 log 10 की वैल्यू हो गई 1, ठीक, और log 4 की वैल्यू कितनी हो गई 0. देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.2, ठीक, log 2 यहाँ पे ऑलरेडी हमें बोल भी दिया है log 4 की वैल्यू कितना है 0.6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, ये कितना 60 इंटू 0.3 अपॉन 0.4 हो जाएगा, 60 इंटू 0.3 और ये कितना 0.4 हो गया, तो 60 इंटू 0.3 अपॉन 0.4, एक पॉइंट से एक पॉइंट ये हट भी गया, तो ये हो गया 60, ये कितने बार में गया 15 बार में, 15 चौका 60 यानी 15 बार में गया, 15 तिया 45 यानी कितना गया 45 मिनट। टी हाफ कितना हो गया 45 मिनट। आंसर कौन सा हो गया ए। ओके, ऑप्शन क्या होगा ए। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अलग अलग करके, ठीक, नहीं तो आप सीधे इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी वेरी हाई। तो जब क्या है कंसंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट का बहुत ज़्यादा हो, ठीक, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर, एक के कंपेयर में जो अदर वाला है उसका बहुत ही ज़्यादा है इसका कंसंट्रेशन, ठीक, देन द रेट बिकम इंडिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन। तो जो रेट होगा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस रिएक्टेंट के। तो एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन क्या कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर, तो कोई एक कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक रिएक्टेंट जो है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे के कंपेयर में, देन द रेट बिकम इंडिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन। तो जो रेट होगा क्या होगा इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, रेट क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा जिसका कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो बस सिंपल सा फंडा आप याद कर लो, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है अब उसमें क्या होगा उसका रिएक्टेंट हम नहीं लिखेंगे, उसका रेट लॉ में उसका हम नहीं लिखेंगे रिएक्टेंट की वैल्यू। ओके, तो रेट लॉ आप लिखते तो क्या होता है रेट लॉ बराबर क्या होता है के, और क्या होता है दोनों कंसंट्रेशन का पावर होता था, यही होता था। लेकिन क्या होगा जब इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि जब क्या होगा एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस पर क्या होगा रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हमेशा जिसकी वैल्यू कम उसी पर डिपेंड करने लगता है, ठीक। तो देखिए जो वाटर है, देखिए ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, ठीक, जिसमें क्या है एस्टर है, ठीक, एस्टर है क्या CH2CO2H5 है, क्या इसका वाटर रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल बना रहा है। ओके, इसमें क्या है H2O कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका कितना 10 मोल है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब रेट लॉ लिखोगे तो इसका कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं है, इसका कंसंट्रेशन हम नहीं लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रेट लॉ के CH2CO2H5 हो जाएगा, ठीक, इसी का कंसंट्रेशन हम लेंगे। ओके, तो आप सिंपल से बस एग्जाम्पल याद कर लो, एक ही एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया है, आप चाहे तो बस याद कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन अभी तक आपके नीट में नहीं आया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है आपके नीट पे, इस पर अब आजकल इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट आपको है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक। पूछ रहा है क्या टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक। तो हम जानते हैं रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है के ए के पावर एन होता है, ठीक, ठीक। रेट लॉ हम ये लिखते हैं ना, लिखते हैं क्या लिखते हैं रेट बराबर क्या होता है के ए के पावर एन लिखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है जब हम टेम्परेचर हम देखते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया हमने देखा क्या ये हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमने ये देखते हैं जो के है के केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया के की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई, और यदि जब के इंक्रीज होगा तो क्या होगा रेट इंक्रीज होगा, ठीक। तो हमने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के की वैल्यू इंक्रीज होने लगी जिससे क्या हुआ आपका रेट इंक्रीज हो गया, ठीक। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने देखा जब हमें क्या हुआ टेम्परेचर 10 डिग्री हमने इंक्रीज किया, जब हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया टेम्परेचर को, तो हमने ये देखा कि जो रेट है कितना टाइम इंक्रीज हुआ 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक। मेनली हम 2 को ही कंसिडर करते हैं, तो जो हमें केवल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज किया, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ 2 टाइम इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब 2 टाइम हो गया या 3 टाइम भी इंक्रीज हो गया, ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है क्या, तो इसी को एनसीईआरटी क्या बोलता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बराबर क्या बोलता है केटी, मतलब जिस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है, केटी मतलब जो टी टाइम पे रेट कांस्टेंट केटी में क्या किया हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा रेट क्या होगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, ठीक। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होगा 10 डिग्री अपॉन मतलब टी के टी प्लस 10 डिग्री अपॉन के टी का जो रेशियो होगा बराबर क्या आ जाएगा 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, ठीक। तो सिंपल से आप याद कर लीजिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट बराबर क्या होता है के टी प्लस 10 डिग्री अपॉन के टी बराबर क्या होता है 2 to 3 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं इसी को एकदम एग्जैक्ट किसने बताया कि रेट कांस्टेंट कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, एकदम सही रिलेशन इन टेम्परेचर के साथ कौन बताया आर्हेनियस ने बताया। आर्हेनियस ने क्लियर बता दिया कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच क्या इफेक्ट है कैसा है रिलेशन इन्होंने बताया। तो इन्होंने सिंपल बताया रेट कांस्टेंट जो के बराबर क्या होता है ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो के बराबर ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे ए क्या है, जहाँ ए क्या है आर्हेनियस फैक्टर इसको बोलते हैं या
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है, आरएनएस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। जहाँ ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जो हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो कैटलिस्ट होता है यही क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट पढ़ाएंगे तो अभी। ठीक, अब बात करते हैं जो आर क्या गैस कांस्टेंट है। आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.303 होती है, जहाँ टी क्या है टेम्परेचर। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, के बराबर क्या होता है ए के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अपॉन में है, टेम्परेचर अपॉन में, लेकिन क्या है निगेटिव में, यानी इसको उल्टा भी हम करेंगे। यहाँ से आप सिंपल सब देख सकते हैं, जो टेम्परेचर है प्रपोर्शनल है के। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना के इंक्रीज होगा। ठीक, तो सिंपल से याद कर सकते हो टेम्परेचर प्रपोर्शनल है के, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे के उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक, और एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी क्या है, इन्वर्सिव प्रपोर्शनल है के। आप यहाँ से देख सकते हो क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इन्वर्सिव प्रपोर्शनल है के। तो दोनों फॉर्म याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर प्रपोर्शनल है के और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इन्वर्सिव प्रपोर्शनल है के। ओके, देखिए अभी हमने देखा के बराबर क्या था, के बराबर ए के पावर माइनस ई अपन आर टी। अब दोनों साइड हम एल एन ले लेंगे, तो एल एन के बराबर हम लिख सकते हैं, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए एल एन के बराबर एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई अपन आर 1/t। ओके, अब देखते हैं हमेशा हमको, अब या इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपन, बस यहाँ पे हो जाएगा 2.303 आर अपॉन 1/t हो जाएगा। ठीक, इसी को लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देख लीजिए लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपन 2.303 आर 1/t हो जाएगा। ठीक, जहाँ लॉग ए क्या है आर्हेनियस फैक्टर है, के क्या रेट कांस्टेंट है, ई क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या गैस कांस्टेंट, टी क्या टेम्परेचर। ओके, अब बस ग्राफ देख लेते हैं जल्दी। हमसे हमेशा ग्राफ किसके फॉर्म में पूछेगा, लॉग के अपॉन मतलब एल एन के और 1/t के बीच का ग्राफ पूछेगा, या लॉग के अपॉन 1/t के बीच का ग्राफ पूछेगा, तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक, दोनों के लिए डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा। चाहे लॉग एल एन के अपॉन 1/t के बीच ग्राफ पूछे, एल एन के अपॉन 1/t के बीच का ग्राफ पूछे, चाहे लॉग के अपॉन 1/t के बीच का ग्राफ पूछे, दोनों के लिए जो होगा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके इंटरसेक्ट की बात करें क्या हो जाएगा, एल एन ए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका इंटरसेक्ट क्या होगा, एल एन ए होगा, और इसका इंटरसेक्ट क्या होगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक, इसका इंटरसेक्ट एल एन ए, इसका इंटरसेक्ट लॉग ए। अब बात करते हैं इसका स्लोप जो होगा माइनस ई अपन आर हो जाएगा। इसका स्लोप कितना होगा, माइनस ई अपन आर हो जाएगा, और ये लॉग के अपन 1/t के बीच का स्लोप क्या होगा, माइनस ई अपन 2.303 आर हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट में क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा लॉग के फॉर्म में। ओके, लॉग के फॉर्म में जो स्लोप होगा क्या होगा, माइनस ई अपन 2.303 अपन आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट, स्लोप को भी आपको याद करना है दिमाग में एकदम। ओके, ये फॉर्म को भी याद करना है, लॉग के फॉर्म में, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपन 2.303 1/t, हर एक फॉर्म को आपको याद करना है। अब देखिए आप बात करते हैं कंपेयर करने वाला। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट का कंपेयर करने वाला फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कभी पहले टेम्परेचर T1 था, तो उस टाइम जो रेट कांस्टेंट था K1 था, बाद में टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 हो गया। तो इसमें जो पूछता है आपको कंपेयर करके जो फॉर्म आता है वो क्या आता है, लॉग K2/K1 बराबर क्या होता है, ई अपन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, तो क्या पहले जब टेम्परेचर T1 था तो K1 था, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया तो क्या हो गया, K2 हो गया रेट कांस्टेंट। ठीक, तो बस log K2/K1 का जो रेशियो होगा क्या होगा, ई अपन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए, log K2/K1 बराबर ई अपन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत लोगों ने इस बार एग्जाम दिया भी होगा। द स्लोप ऑफ आर्हेनियस फ्लॉट लॉग एल एन के वर्सेज 1/t के बीच का हमको स्लोप हमें पूछ दिया है। ठीक, हमें क्या बोल रहा है, स्लोप दिया है। ठीक, स्लोप ऑफ आर्हेनियस फ्लॉट एल एन के वर्सेज एल एन टी के बीच का दिया है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इस कितना है, -5 × 10⁻³ केल्विन है। ओके, तो हम इसका स्लोप हमें दे दिया है। ठीक, ये जो है लॉग एल एन के बाई 1/t के बीच का हमको स्लोप दिया है। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द रिएक्शन, तो ई की वैल्यू पूछा है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक, आर की वैल्यू भी आपको दे दिया कितना, 8.3.14 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया। ओके, अब देखिए अभी हम आपको बताया था एल एन के और 1/t के बीच का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा डिक्रीजिंग आता है। ठीक, इसका इंटरसेक्ट क्या होता है, लॉ एल एन ए आता है इसका इंटरसेक्ट, और इसका जो स्लोप आता है क्या होता है, माइनस ई अपन आर होता है। इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ई अपन आर होता है, जबकि लॉ के फॉर्म में होता है यहाँ पे 2.303 भी हो जाता है। ठीक, लेकिन हमको एल एन के फॉर्म में बोला है तो इसलिए क्या होगा, माइनस ई अपन आर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ई ए बराबर, अब यहाँ से हमको पूछा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। ठीक, तो ई ए बराबर क्या होगा, आर इंटू स्लोप हो जाएगा। ठीक, तो बस सिंपल है, कुछ नहीं, ई ए बराबर क्या, आर की वैल्यू कितना है, 8.314 है, और स्लोप की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कितना है, 5 × 10⁻³ है। ठीक,
और ऐसे भी कंपेयर माइनस से माइनस ऑलरेडी खत्म ही हो जाएगा इसमें भी, ठीक। यानी कि 5 इंटू 10⁻³ है। अब 8 5 या 40 लगभग 41 हो जाएगा ये, ठीक। 8 5 40 मतलब 41 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे लिख सकते हैं 41.5 किलो जूल मोल इनवर्स। आंसर कौन सा होगा? ओके। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को याद करना होता है, आपको स्लोप को भी याद करना होगा। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ऐसा मिनिमम एनर्जी मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको पहले क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा मिनिमम एनर्जी, कम से कम ऐसा एनर्जी हो कि जो रिएक्टेंट है किस में बदल जाए? प्रोडक्ट में बदल जाए। ऐसा कितना एनर्जी हो कम से कम कि जो रिएक्टेंट हो किस में बदल जाए? प्रोडक्ट में बदल जाए, ठीक। और ये आपको ग्राफ दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्टेंट कोऑर्डिनेशन के बीच का ग्राफ दिखाता है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के बीच कैसा ग्राफ है ये हमें बताता है, ठीक। तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए कोई रिएक्शन ए है, यहाँ से क्या हुआ? बी में जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ए क्या है? बी में जा रहा है, ठीक। तो कोई क्या है? रिएक्शन ए है, किस में जा रहा है? बी में जा रहा है, ठीक। यहाँ ए से बी में जा रहा है, यानी रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का कैसा ग्राफ है यही हमें दिखाता है, ठीक। वही मैंने बोला कि मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी। ऐसे कम से कम कितना एनर्जी हो कि जो ए है किस में चला जाए? बी में चला जाए, ठीक। ऐसे कम से कम कितना एनर्जी हो जो ए है किस में चला जाए? बी में चला जाए। ओके, यही क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है जो ये पिक है ये हाथ से, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और देखिए ए का पिक यहाँ से यहाँ तक है, ए का पिक यहाँ से यहाँ तक है और बी का पिक यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन देखिए इन दोनों का जो चेंज आ रहा है, ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये है और ये है, ठीक। इन दोनों एंथैल्पी का जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो चेंज है इसे ही हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक। ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है? ये वाला उल्टा ही बोल सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिएक्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब ऐसे ही बोल सकते हो। ओके, तो जो ये वाला है, ये वाला एनर्जी है और ये वाला एनर्जी है, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी पिक यहाँ तक है। ओके, तो इन दोनों का जो चेंज होगा, देखिए यहाँ से ये दोनों का चेंज होगा, ये क्या होगा? एंथैल्पी आएगा, ठीक। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डेल्टा एच क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपल से याद कर लीजिए, एंथैल्पी जो होगा क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक। अब देखिए हमें दो ग्राफ देखना होगा, ठीक। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ होगा, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ? हमने इसमें हीट दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मैं क्या किया? इसमें हीट दिया, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? अपने आप रिएक्शन होकर प्रोडक्ट में चला गया और क्या निकल गया? हीट भी निकल गया, ठीक। तो एक बार फिर देख लीजिए, एंडोथर्मिक में क्या हुआ? हमने हीट देते हैं, एंडोथर्मिक मतलब हीट को देते हैं और क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। एक्सोथर्मिक क्या हुआ? अपना रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बदला और हमें क्या मिल गया? हीट मिल गया। ओके, अब बात करते हैं, देखिए जो इसका ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के बीच का ग्राफ इसके में ऐसा आएगा, ठीक। और इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो दोनों का ग्राफ अपने आपको याद करना है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसा क्यों? सिंपल से याद कर लीजिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन होगा फॉरवर्ड, ये देखिए फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये किसका है? बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बैकवर्ड हो रहा है। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो होता है फॉरवर्ड वाला है, जो फॉरवर्ड वाला है यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरवर्ड वाला की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। फॉरवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बैकवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी से। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड या प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हैं, इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं, ठीक। मतलब ये क्या रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक। ये प्रोडक्ट बदल रहा है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रोडक्ट का ज़्यादा है रिएक्टेंट से। ओके, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एंडोथर्मिक वाले में, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट वाले के एक्टिवेशन एनर्जी से। ओके, अब बात करते हैं, तो इसके लिए हमको डेल्टा एच लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एच बड़ा क्या होगा? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड हो जाएगा। इसके लिए हमको डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ई फॉरवर्ड, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉरवर्ड का या प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो डेल्टा एच क्या होगा? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड हो जाएगा, या ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल से याद कर लीजिए, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है? फॉरवर्ड वाला ज़्यादा होगा, बस याद कर लीजिए फॉरवर्ड वाला एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक। या प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट की एनर्जी से, ठीक। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक। इसलिए क्या होगा? डेल्टा एच बराबर ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड या प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच प्लस ई बी हो जाएगा, ठीक। एक्टिवेशन एंथैल्पी प्लस एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट या बैकवर्ड बोल सकते हैं। ओके, तो यदि हमको प्रोडक्ट का निकालना होगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसमें क्या होगा? एंथैल्पी में ऐड कर देंगे उसके रिएक्टेंट की मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको यदि फॉरवर्ड निकालना है, यानी प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो एंथैल्पी में क्या कर देंगे? उसके
रिएक्टेंट के एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर देंगे, ठीक। इससे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा जो प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आता है किससे, रिएक्टेंट से। किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट का होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है जो रिएक्टेंट से, ठीक। आप देख ही सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या इससे ज़्यादा है इसके रिएक्टेंट से। एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट का ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, ठीक। अब बात करते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट में बदलता है और हीट हमें निकलता है, ठीक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेशन के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक। जिसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब इसकी यानी बैकवर्ड की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट या बैकवर्ड की ज़्यादा होगी, ठीक। एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट या बैकवर्ड की ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, ओके। अब यहाँ से देख भी सकते हैं ग्राफ में, जो बैकवर्ड है या रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से, ओके। इसीलिए जो अब यहाँ पे बात करें डेल्टा एच बराबर, हम जानते हैं हमेशा यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ओके। तो डेल्टा मतलब कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड या रिएक्टेंट की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम उसी तरह हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ओके। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, इसमें भी क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन क्या होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, जो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो क्या होगी, लेस देन होगी रिएक्टेंस से, ठीक। जो रिएक्टेंस की एनर्जी इससे लेस होगी, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसलिए जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, लेस आता है रिएक्टेंस से, ओके। तो मेन इंपॉर्टेंस में पहला ग्राफ है, दूसरा आपको ये याद होना चाहिए नीचे का जो 2 पॉइंट है, ठीक। जो यदि आप बात करें इंडोथर्मिक रिएक्शन में तो जो प्रोडक्ट का आएगा एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होगा, रिएक्टेंस से ज़्यादा आएगा। प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंस से के एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा आएगा। बात करते हैं एक्सोथर्मिक ग्राफ के लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कम होगा रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। दूसरा आपको ग्राफ याद होना चाहिए, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी यही दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पहला चीज ग्राफ और ये नीचे वाला पॉइंट, ओके। देन नीट 2021 का क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन ए बी में जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स है, एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज कितना 9.6 किलो जूल मोल इनवर्स है। देन द करंट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन फिगर। तो कौन सा इसमें ग्राफ सही है, किसमें पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के बीच का ग्राफ कौन सा सही है, ठीक। जहाँ पे हमको ऑलरेडी बोल दिया डेल्टा एच की वैल्यू कितना दे दिया, निगेटिव दे दिया है डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी वैल्यू कितना दिया है, -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स दे दिया है, ठीक। और एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया है, 9.6 किलो जूल मोल इनवर्स दे दिया है, ठीक। हमको एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब है ही नहीं, हमको डेल्टा एच से मतलब है। डेल्टा एच क्या है, निगेटिव में, निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच जब निगेटिव है मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, ठीक। रिएक्टेंट मतलब ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, ठीक। या आप सिंपल से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड होगा तो जो बैकवर्ड होगा वो ज़्यादा होगा फॉरवर्ड से, ठीक। बैकवर्ड ज़्यादा होगा, बैकवर्ड वाला ज़्यादा होगा फॉरवर्ड से, ठीक। ऑप्शन ये बी वाला है, बाकी तो सब में ऐसा है नहीं, ठीक। ये वाला जो है छोटा है, ये वाला छोटा है, बाकी ये वाला बड़ा है। जबकि ये दोनों ग्राफ में क्या है, जबकि ये वाला फॉरवर्ड वाला बड़ा है, ठीक। फॉरवर्ड वाला बड़ा है, जबकि फॉरवर्ड वाला क्या है, सी प्लस छोटा है फॉरवर्ड वाला ग्राफ, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ओके। ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद किए रखिए। 2010 का क्वेश्चन है, क्या है, फॉर अ इंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोला, ई ए है, ठीक। इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या, ई ए, एंड द क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ये विल बी, तो मिनिमम वैल्यू ये क्या हो गई, ओके। तो मैंने आपको आखिरी वाला लाइन याद कराया था कि जो प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट से ज़्यादा आता है, ठीक। किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक। तो आप अभी देखते हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव होती है, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी आती है वो क्या आती है, ज़्यादा आती है किसके, रिएक्टेंट्स के एनर्जी से, ठीक। ऑलरेडी हमको दे दिया है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितना, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है, ठीक। तो हमें बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ए विल बी, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा वही बोल रहा है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आएगी, ज़्यादा आएगी एंथैल्पी से, ठीक। ग्रेटर देन एंथैल्पी, ठीक, डेल्टा एच से ज़्यादा आएगी, ओके। क्योंकि क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आखिरी लाइन मैंने आपको याद कराया था इसीलिए। 1996 का क्वेश्चन है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन
द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैलोरी है, 50 किलो कैलोरी है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी, ठीक। तो हमको फॉरवर्ड रिएक्शन का हमको दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 50 किलो कैलोरी है, तो रिवर्स का पूछा क्या होगा। ओके, तो फॉरवर्ड बराबर आपको मैंने आपको बताया था क्या है, जैसा भी रिएक्शन हो क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड होता है क्या होता है, डेल्टा एच प्लस ई बी होता है, ठीक। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो डेल्टा एच क्या होता है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डेल्टा जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बराबर क्या होता है, डेल्टा एच प्लस ई बैकवर्ड होता है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको बोला नहीं कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, या तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए क्या बोल रहा है, आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, या तो आइदर ग्रेटर देन या लेस देन 50 किलो कैलोरी, या इससे ज़्यादा हो सकता है 50 किलो कैलोरी से, या इससे कम हो सकता है, ठीक। क्योंकि ये डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा, ठीक। आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफेक्ट क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो कैटलिस्ट के भी इफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे ही, और किसी भी वो इफेक्ट कर नहीं पाता है, कि इफेक्ट किसको करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही इफेक्ट करता है, ठीक। तो वही बात करते हैं, जो अब जैसे क्या होता है, कोई कैटलिस्ट आप डालते हो रिएक्शन में, तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, ठीक। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना। तो वही बोलता है एनसीईआरटी, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या कहता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को, ठीक। डज नॉट चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी कोई चेंजिंग नहीं करता, जैसा एंथैल्पी था वही रहेगा, ठीक। क्यों क्या कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कीजिए, ठीक। तो 2016 क्वेश्चन है, क्या है, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक। तो जब कैटलिस्ट हम डालते हैं तो कौन सा इसमें फॉलोइंग क्वांटिटीज में चेंजिंग आती है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हमारा क्या चेंजिंग आता है, एक्टिवेशन एनर्जी में ही चेंज आता है, ठीक। बाकी कोई और किसी भी डिपेंड नहीं करता है, कुछ बदलता नहीं है। कैटलिस्ट डालने पे किस पे इफेक्ट आता है, केवल एक्टिवेशन एनर्जी पे ही इफेक्ट आता है, ओके। अब लास्ट टॉपिक है, क्या है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी ये बताता है कि रिएक्शन कैसे होता है, कोलिजन के कारण होता है। रिएक्शन कब होगा, जब उनके बीच क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तभी क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक। तो एक बार फिर देख लीजिए, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्शन कब होगा, जब क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल के बीच कोलाइड होगा, ठीक, कोलिजन होगा, इसी कारण क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ द कोलिजन पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो नंबर ऑफ कोलिजन, कितना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक। अब देखिए जो है, हमने आपको बताया था रेट किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर डिपेंड करता था, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने में बढ़ता था, ऐसे ये भी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका रेट तब भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करने पे क्या होता है, रेट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक। मेनली क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ेगा, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो रेट बराबर जो आता है, रेट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो रेट बराबर क्या होता है, जेड इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो सेम बस यहाँ पे क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता था, मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता था, और यहाँ पे क्या होता था, आपका आरएनएस फैक्टर आता था, एकदम आरएनएस की तरह ही है इक्वेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला भी। तो रेट बराबर हो जाएगा जेड इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक। जहाँ जेड क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक। जहाँ ई माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या बता रहा है, ये टर्म ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो, वही क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, ठीक। तो हमको ये टर्म क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू द इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या है, एनर्जी क्या है, या तो एक्टिवेशन के इक्वल है, या क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, वही ये टर्म बता रहा है, ठीक। अब बात करते हैं, इस पर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेनली ये क्वेश्चन किस पे पूछता है। तो देखिए इसमें बात करते हैं कि ये तो आपका रियल नहीं है, क्योंकि रियल में क्या होता है कि अब इसमें क्या है, टू बैरियर्स, कुछ बैरियर भी इसमें आ जाते हैं। रियल में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी क्या हों आपस में कोलाइड करके बन जाए प्रोडक्ट, ऐसा हमेशा नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी क्या कोलाइड करके प्रोडक्ट बना जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि कुछ उसमें बैरियर्स भी आते हैं। ऐसा क्या होता है, एनर्जी बैरियर्स, दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर्स, ठीक। अब बात करते हैं एनर्जी बैरियर्स क्या है, सफिशिएंट एनर्जी टू डू इफेक्टिव कोलिजन। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स नहीं हैं जिनके पास जो क्या है इफेक्टिव कोलिजन कर सकें, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कोलाइड नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते हैं। तो ये पहला बैरियर ये हो गया। पहला बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर है, क्या है, सफिशिएंट एनर्जी टू डू इफेक्टिव कोलिजन। तो सभी मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइड वही कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, अच्छा सफिशिएंट एनर्जी, वही क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर। कोलिजन मस्ट बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कोलिजन तभी होगा जब क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो।
जब मॉलिक्यूल के प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो तभी अच्छे से कोलिजन हो पाएगा। तो ये दोनों बैरियर हैं। तो इसी दोनों बैरियर को रखते हुए हम हमेशा जो रेट लिखते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी हम ऐड कर देते हैं। इससे जो हमारा जो नया जो कोलिजन फैक्टर और रेट के बीच का जो रिलेशन था, उसमें हम नया फॉर्म इसी दोनों बैरियर का बना लेते हैं। क्या बनाते हैं नया फॉर्म, क्या बनाते हैं, रेट बराबर क्या होता है, पी जेड इंटू ई के पावर माइनस ई अपन आर टी, जहाँ पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ठीक, मतलब कितना चांस परसेंट है कि, मतलब परसेंट में आता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कितना परसेंट चांस है कि ये मतलब हो सके कोलिजन, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी इसमें आ जाता है, ठीक। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता है, इसके पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कोलिजन थ्योरी पे, पर ये आपको पढ़ना होगा आपके एनसीईआरटी में। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज विथ इंक्रीज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब क्या रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, ज़्यादा कोलिजन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक। यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड प्रपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये 2020 में एक क्वेश्चन अभी तक कोलिजन फ्रीक्वेंसी से आया अब तक, कोलिजन वाले से, ठीक, कोलिजन थ्योरी से एक क्वेश्चन है 2022 का, 2020 क्वेश्चन है। एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड टू चेंज इन। तो बोला कि यदि हम इंक्रीज करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तो इसमें किसकी वैल्यू चेंज आएगी। तो मैंने अभी बताया किसी की नहीं, केवल कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी वही है वो क्या होगी, मतलब बढ़ जाएगी, ओके। यदि आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम सब कौन सा होगा, सी, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही चेंज होगी वही अल्टर होगा, ओके। तो यही इधर ही मैं आपका लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।